जी डियर व्यूअर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ सिस्टम एकेडमी आरनो से। आज का जो वीडियो है हमारा वो क्लास +1 के लिए है, पॉलिटिकल साइंस, और यही वीडियो आपका क्लास +2 के लिए भी होगा, जो कि हिस्ट्री के अंदर आपको टॉपिक है। और इसके अलावा हमारा कोई भी व्यूअर जो किसी प्रकार की भी जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आजकल जितने भी हमारे जॉब के लिए एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उनके अंदर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं जो आपको एक पार्ट में पूछे जाते हैं। और जनरल नॉलेज के जो टॉपिक है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में से, भारत के संविधान में से। और इसीलिए मैंने आज का जो अपना ये टॉपिक है वो सिलेक्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझना होगा कि जो भारत का संविधान तैयार किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, उससे पहले भारत का इतिहास क्या था, वो कैसे डेवलप होके हमारे तक जो ये आज का हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे तक पहुंचा है। तो सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 के अंदर हमारे पास एक कंपनी आई जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आई थी, ट्रेड करने के लिए आई थी, जिसके अंदर 20 मेंबर्स का एक ग्रुप था जो इंग्लैंड से आया था। और इस कंपनी का मेनली टारगेट थी यहाँ पर सिर्फ ट्रेड करना था। लेकिन जैसे ही वो भारत के अंदर आए तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ के जो राजा हैं अलग अलग रियासतों की, उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके अंदर यूनिटी की कमी है, एकता नहीं है। और दूसरा, वो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं और उनके अंदर किसी भी प्रकार की जो नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की किसी प्रकार की भी कोई भावना नहीं है। और इसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया कि भारत के ऊपर कब्जा किया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर ना तो यूनिटी है और राजे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और यहाँ पर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो लोगों के अंदर नहीं है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भारत के अंदर उस समय रिलीजन, धर्म, हिंदू और मुस्लिम। और उनको इस धर्म से ही ये दिमाग में आया कि हम यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और भारत के ऊपर कब्जा किया जा सकता है। तो इसी के चलते भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने अपनी कॉलोनियलिज़म यानी कि साम्राज्यवाद की जो नीति है, जो बस्तीवाद की नीति है, उसको अडॉप्ट किया और धीरे धीरे उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया और भारत है वो गुलाम हो गया। और इसी गुलामी से हमने 15 अगस्त 1947 के अंदर देश को आज़ादी दिलवाई है। और इससे बाद 1772 का जो टाइम पीरियड है, उससे पहले हमारे पास एक ईयर है 1757 और एक ईयर है हमारे पास 1764। ये दो ईयर हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं दो ईयर्स के अंदर जो बंगाल के नवाब हैं सिराजुद्दौला, उनके साथ अंग्रेज़ों ने पहली बार लड़ाई की थी भारत के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1557 के अंदर हुआ सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। और इस लड़ाई के अंदर जो नवाब के दो मेनली नायक थे, मेनली सेनापति थे, मीर कासिम और राय दुर्लभ, उन्होंने नवाब से गद्दारी की और जिसकी वजह से जो सिराजुद्दौला है वो 1757 का जो बैटल ऑफ प्लासी है वो हार गए थे। और उसके बाद वो जाकर शाह आलम सेकंड और शुजा-उद-दौला और सिराजुद्दौला तीनों इकट्ठे हो गए थे अवध के अंदर। अवध के जो नवाब थे उनका नाम था शुजा-उद-दौला और जो बंगाल के नवाब थे उनका नाम था सिराजुद्दौला। और उधर से दिल्ली के जो उस समय सम्राट थे शाह आलम, इन तीनों ने मिलके अंग्रेज़ों के साथ 1764 के अंदर युद्ध किया, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के अंदर अंग्रेज़ों की जीत हासिल होगी अंग्रेज़ों को, और उसके बाद बंगाल के ऊपर पूरी तरह से कब्जा है जो वो अंग्रेज़ों ने कर लिया था। तो ये स्टोरी है इसकी। उसके बाद 1765 से लेके 1772 तक लगभग इन 7 साल के अंदर अंग्रेज़ों ने बंगाल को बिल्कुल कंगाल कर दिया। बंगाल का जितना भी ख़जाना था, जो भी वहाँ पे था, उनकी प्रॉपर्टी थी, वो सारी लूट ली और बंगाल को बिल्कुल
कंगाल करके उन्होंने रख दिया। और उसके बाद उन्होंने बंगाल के अंदर प्रशासन करना शुरू कर दिया। और बंगाल के अंदर उन्होंने सबसे पहले प्रशासन के अंदर सुधार लेके आने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सबसे पहले एक एक्ट पास किया जिसको बोलते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये भारत के संविधान के निर्माण में सबसे पहला स्टेप था, जहाँ से हमारे देश के संविधान को बनाना स्टार्ट किया। हमारी राजनीति के जो प्रशासन है उसके अंदर सुधार लाके अंग्रेज़ों ने यहाँ से हमारे देश का जो संविधान है वो बनना शुरू हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट में किया क्या गया था, उससे पहले भारत के अंदर बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता ये कुछ प्रेसिडेंटी थी। और प्रेसिडेंसी के अंदर अलग अलग गवर्नर होते थे जो उनको संभालते थे अपने अपने इलाकों को, जहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। लेकिन इस एक्ट के दौरान ये व्यवस्था की गई कि जो बंगाल का गवर्नर है उसे आज के बाद गवर्नर की जगह पर वर्ड दिया गया गवर्नर जनरल। बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अब ये गवर्नर जनरल बाकी जो प्रेसिडेंसी हैं भारत के अंदर उनके ऊपर ये कंट्रोल करेगा। मतलब कि सभी गवर्नर्स का एक हेड बना दिया जिसको नाम दिया गया गवर्नर जनरल। और इसको सलाह देने के लिए इसके साथ 4 मेंबर जोड़े गए जो इसको समय समय पर इसका साथ देंगे। एक काउंसिल का काम करेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री हैं जो वो ऐड होते हैं। इस तरीके से भारत के अंदर पहली बार 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ है, वहाँ से हमारे देश के संविधान का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो गया था। इसके बाद अंग्रेज़ों ने 1784 के अंदर पीट्स एक्ट पास किया, एक नया कानून लेके आए। उसके बाद 1830 का एक्ट पास हुआ, फिर इसके बाद 1833 का एक्ट पास हुआ। ऐसे लगातार भारत के अंदर अंग्रेज़ नए नए कानून लेके आ रहे थे। जैसे कि 1833 के एक्ट के अंदर मेनली अंग्रेज़ों ने जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको बंगाल के गवर्नर जनरल से पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल था, उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ऐसे ही 1813 के अंदर भारत के अंदर ईसाई मिशनरियों को भारत के अंदर आने का मौका दे दिया था कि वो भारत में आके ईसाई धर्म का प्रचार है जो वो कर सकते हैं। 1830 के अंदर ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने की मोनोपोली है जो उनकी ख़त्म कर दी थी। लेकिन वो आने वाले समय में चाइना से 20 साल लगातार व्यापार है जो वो कर सकते हैं, उसका एकाधिकार उनके पास रहेगा, मोनोपोली रहेगी। तो ऐसे लगभग हर एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ नए इम्प्रूवमेंट्स है जो वो लेके आए हैं। ऐसे ही इसके बाद 1853 का एक्ट पास किया जिसके अंदर भारत के अंदर प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक सुधार किए गए। जैसे कि लॉर्ड डलहौजी ने उस समय एक पॉलिसी अपनाई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके अंदर कोई भी जो भारतीय राजा है वो अगर बच्चा गोद ले लेता है तो उस गोद लिए हुए बच्चे को आगे वो राजा नहीं बन सकता। और रेलवे चलाई थी उस समय भारत के अंदर, डाक सेवा चलाई थी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सुधार हैं जो इस एक्ट के दौरान किए गए थे। इसी तरीके से फिर 1893 का एक्ट पास हुआ भारत के अंदर। इसके अलावा भारत के अंदर उसी समय थोड़े समय बाद 1909 के अंदर मार्ले मिंटो एक्ट पास हुआ, जिसके अंदर उन्होंने धर्म के नाम पर एरिया है जो डिवाइड कर दिए थे और उसी के हिसाब से वोटिंग है जो वो होने लग गई थी। उसके अलावा फिर 1919 के अंदर मंटेंगो चैम्सफोर्ड एक्ट पास हुआ जिसके अंदर लेडीज़ को राइट टू वोट दिया गया। तो ऐसे ही 1935 का एक्ट पास किया गया जिसमें से इसको बोला जाता है भारतीय संविधान एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। और इस एक्ट के अंदर ही जितने भी ये आर्टिकल्स थे आज के संविधान में, उसमें से लगभग 200 के आसपास आर्टिकल हैं जो वो इसी एक्ट में से लिए गए हैं। तो ये जितने भी इतिहास के अंदर अंग्रेज़ों ने एक्ट बनाए हैं, कानून बनाए हैं, इन्हीं कानूनों को, इनमें से ही बहुत सारे आर्टिकल सेलेक्ट करके और भारत का जो नया संविधान है जो आज हमारे पास अवेलेबल है, उस संविधान को तैयार किया गया। अब बात ये थी कि ये तो इसका सिर्फ एक बैकग्राउंड था कि भारत का जो कानून है इतिहास के अंदर वो कैसे बनते आए थे। लेकिन यहाँ पे बात है कि जो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान सभा है, उसका निर्माण कैसे हुआ है
और उसकी डिमांड कब कब की गई थी। अब इसको मैं आपको नोट्स के ज़रिए ही पढ़ाऊँगा, और ये नोटिस है जो वो मैंने खुद अपने हाथ से ही बनाए हैं, और ये हमारी एकेडमी की तरफ से बनाए गए हैं। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए हम आपको आज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का यहाँ पे मीनिंग क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब है कि एक ऐसे लोगों की सभा जो भारत देश का जो संविधान है उसको तैयार करेंगे। लेकिन वो लोग कौन होंगे, वो कैसे चुने जाएंगे, किन लोगों को भारत के संविधान की जिम्मेवारी दी जाएगी बनाने की, तो उस असेंबली का नाम है जो उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और ये बार बार भारत के जो लीडर हैं वो इस बात की अंग्रेज़ों के सामने डिमांड रख रहे थे कि हमें अपने देश का संविधान है जो वो खुद बनाने का अधिकार दिया जाए, हमारी एक असेंबली बनाई जाए, और उस असेंबली का नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। 1929 के अंदर जब लाहौर के अंदर अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था, तो वहाँ पे भी भारत ने इस बात की डिमांड रखी थी कि भारत जो एक गणतंत्र होना चाहिए। और उसके बाद 1930 के अंदर महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, दांडी मार्च यात्रा की। तो उसके बाद भारत के अंदर लगातार ये डिमांड बढ़ती गई कि भारत है जो वो आज़ादी की ओर बढ़ रहा है और जल्दी ही हमें आज़ादी है जो वो मिल जाएगी। तो भारत के संविधान की जो सभा है इसको बनाने की जो सबसे पहले डिमांड रखी गई वो रखेगी 1934 के अंदर। और 1934 के अंदर ये डिमांड रखी गई M.N. रॉय के द्वारा। M.N. रॉय ने सबसे पहले भारत के संविधान सभा की मांग रखी गई कि भारत को एक ऐसी सभा चाहिए जो भारत के देश का संविधान है जो वो उसका निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले डिमांड M.N. रॉय ने। इसके बाद अगले ही साल जब 1935 के अंदर भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पास हुआ, भारतीय संविधान एक्ट पास हुआ, तो उसी समय भारत की जो पार्टी थी उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो आज भी भारत के अंदर एग्जिस्ट करती है, इस पार्टी ने अंग्रेज़ों के सामने इस बात की मांग रखी कि हमें एक ऐसी संविधान सभा चाहिए जो हमारे देश के संविधान का निर्माण करेगी। उसके बाद 1938 के अंदर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड रखते हुए ये बात कही कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो इस शर्त पर आधारित होगी कि जब भी हमारे देश को आज़ादी मिलेगी तो उसके अंदर जो संविधान सभा बनेगी वो अडल्ट सफ्रेज के बेस पर बनेगी। अडल्ट सफ्रेज का मतलब होता है वयस्क मताधिकार, कि भारत के लोग ही उस असेंबली को चुनेंगे और उसमें भारत के लोगों को वोट डाल के ही उन मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे आज हम अपने नेता को चुनते हैं बालग मताधिकार के आधार पर, 18 साल या 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चा है या कोई भी बुज़ुर्ग है या कोई भी अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, बस उसकी उम्र 18 या 18 से साल से ज़्यादा होनी चाहिए, वही राइट टू वोट रखता है। इसी को हम अडल्ट सफ्रेज बोलते हैं। तो नेहरू ने यही बात बोली कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी वो अडल्ट सफ्रेज के पर बनेगी और इसके अंदर किसी भी बाहरी ताकत का किसी प्रकार का कोई भी रोल नहीं होगा। मतलब ब्रिटिश जो लोग हैं या ब्रिटिश जो सरकार है वो इसके अंदर किसी प्रकार की भी दखलंदाजी नहीं करेगी, इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अब ये बात चली रही थी कि उधर से 1 सितंबर 1939 के अंदर, यहाँ पे आप इस डेट को करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे गलती से 1940 लिखा हुआ है तो आप इस डेट को करेक्ट कर लीजिएगा। 1939 1 सितंबर 1939 के अंदर जो नाजी जर्मनी था, क्योंकि जर्मन के अंदर जो विचारधारा थी उस समय हिटलर की वो नाजीवाद थी, नाजी पार्टी बनाई थी उसने, तो उन्होंने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। और जैसे ही पोलैंड के ऊपर अटैक किया तो वहीं से आपकी सेकंड वर्ल्ड वार है जो वो स्टार्ट होगी। और 2 दिन के बाद ही अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि हम इस वर्ल्ड वार के अंदर शामिल हो रहे हैं और हम हिटलर के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि उनको ये लगता था कि जो हिटलर है वो धीरे धीरे यूरोप की दूसरी कंट्री के अंदर अपनी जो आइडियोलॉजी उसको फैला सकता है और इससे यूरोप के अंदर ख़तरा पैदा हो सकता है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने 3 सितंबर को 2 दिन के बाद ही इस बात का ऐलान कर दिया कि जो अंग्रेज़ हैं वो इस सेकंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उन्होंने दूसरे देशों को भी इस बात के लिए अपील की कि आप भी
नाजी जर्मनी के ख़िलाफ़ अपनी जो सेना है उसे भेजिए और लड़ाई कीजिए। तो इनके कहने पर काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया और ये वर्ल्ड वार बहुत ज़्यादा हॉट होगी। और उसके बाद ही भारतीय लोगों को भी ये अपील करने की उन्होंने सोची थी, लेकिन उससे पहले ही जो उस समय भारत के वाइसरॉय थे जिनका नाम है लिन लिथिगो, इन्होंने बिना भारतीय लोगों से सलाह किए, बिना मशवरा किए इस बात का ऐलान कर दिया कि भारत के जो लोग हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जबकि भारतीय लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, उनसे बिना किसी सलाह लिए डायरेक्टली ये अनाउंस कर दिया कि भारत है जो वो सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस बात से भारत के अंदर दो बड़ियाँ पार्टियाँ, जैसे कि एक उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और एक मुस्लिम लीग पार्टी, इन दोनों पार्टी ने इस बात का विरोध किया कि लिन लिथिगो ने हमसे बिना पूछे ही इस बात का ऐलान कर दिया कि भारत है जो वो सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस बात के चलते भारत की उस समय में 11 स्टेटों में से 8 स्टेट के अंदर जो पार्टी थी वो कांग्रेस की थी, मतलब कि वहाँ पे सरकार है जो वो कांग्रेस की थी। और इसी के चलते उस 8 स्टेटों के जो हमारे पीएम थे उस समय, क्योंकि आज तो हम स्टेटों के अंदर सीएम बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के समय में उनको पीएम कहा जाता था। तो जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहाँ के जो पीएम थे उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया। यानी कि ये सीधा सीधा एक अंग्रेज़ों का विद्रोह करने का तरीका था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पीएम्स ने रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन देने के बाद लिन लिथिगो को लगा कि जो मैंने डिक्लेयर किया था वो शायद मेरे से गलती होगी, इनसे सलाह लेनी चाहिए थी, इसीलिए इन्होंने 8 पीएम्स ने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन देने के बाद उसके बाद लिन लिथिगो ने एक ऑफ़र दिया भारतीय लोगों को कि जैसे अगर आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर साथ देते हैं, आप मेंबर्स भेजोगे, आपके कहने से तो लोग चले जाएंगे, तो उसके बाद हम आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके लिए मेंबर सेलेक्ट कर देंगे और आप अपने संविधान को तैयार कर सकते हो। तो ये जो ऑफ़र दिया गया था लिन लिथिगो के द्वारा, वो ऑफ़र दिया गया था 8 अगस्त 1940 को। और इसी ऑफ़र को हम कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारी हिस्ट्री है जो उसके अंदर बोलते हैं अगस्त ऑफ़र। ये अगस्त ऑफ़र भारतीय लोगों को लिन लिथिगो के द्वारा दिया गया था। और इस ऑफ़र में सिर्फ यही बोला गया था कि अगर भारतीय लोग सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर हमारा साथ देंगे तो हम उनको संविधान बनाने वाली जो असेंबली है वो प्रिपेयर करके दे देंगे। लेकिन भारतीय लोगों ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। उन्होंने बोला कि हम आप इस ऑफ़र को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो रिफ्यूज़ल कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने भी इसको रिफ्यूज़ कर दिया और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, इन दोनों ने इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार चलती रही और लगभग जब 1942 का टाइम पीरियड आया तो 1942 के टाइम पीरियड में 3 साल के दौरान, लगभग 2.5-3 साल के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी जो इस लड़ाई के अंदर बहुत बुरी तरीके से हार हो रही थी और लगभग जो ब्रिटेन है वो हारने वाला था। और क्योंकि उस समय जो नाजी पार्टी है, जर्मन की हिटलर पार्टी है, वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुकी थी यूरोपियन कंट्री के बाकी देशों के ऊपर। और इसीलिए अब अंग्रेज़ों को ये लगा, उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था चर्चिल, कि अब भारतीय लोगों के सपोर्ट के बिना हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, हमें आर्मी के अंदर सोल्जर्स चाहिए। और इसीलिए उस समय जो चर्चिल, जो कि देखा जाए तो भारतीय लोगों के फेवर में नहीं थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी भारतीय लोगों का साथ देना। अब चर्चिल को ज़रूरत थी भारतीय सेना की और भारत को ज़रूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जो देश का संविधान तैयार कर सके। और महात्मा गांधी को भी इस बात का पता था कि ये एक अच्छा मौका है जिसके अंदर हम अंग्रेज़ों से आज़ादी ले सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ खुद इस समय बहुत बुरी हालात में फंसे हुए हैं। और इसीलिए चर्चिल ने भारत के अंदर एक टीम भेजी और इस टीम का काम था भारतीय संविधान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को तैयार करना। और इस टीम का नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत में आया 23 मार्च 1942 के अंदर, 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत में आया। और इसको क्रिप्स मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो हेड थे वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे
और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के बारे में ख़ास बात ये थी कि ये ओपोजिशन पार्टी के मेंबर थे, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि इंग्लैंड के अंदर दो ही पार्टी हैं, एक पार्टी का नाम कंजर्वेटिव पार्टी है और एक पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। जो चर्चिल थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम थे और जो लेबर पार्टी से मेंबर आए थे, ओपोजिशन पार्टी से आए थे, उनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और इसीलिए इस मिशन को नाम दिया गया क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन ने आके भारतीय लोगों के सामने यही प्रपोज़ल रखा कि जैसे ही हम सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म करेंगे और सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होते सारी आपके देश का हम जो संविधान है उसको तैयार करेंगे, उसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रिपेयर करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रिंसेस स्टेट से ली जाएगी और अंग्रेज़ों की जो उस समय की भारत के अंदर राज्य थे 11 स्टेट्स थी उनमें से लिया जाएगा। लेकिन भारतीय लोगों ने इस प्रपोज़ल को भी एक्सेप्ट नहीं किया और इससे उल्टा महात्मा गांधी ने उसी समय भारत के अंदर कुछ समय बाद ही 8 अगस्त 1942 यानी कि 1942 के अंदर भारत के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट है जो स्टार्ट कर दी और इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। तो क्रिप्स कमीशन भारत से चला गया और भारत के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट है जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट कर दी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार पूरी ख़त्म होगी, लेकिन भारतीय लोगों ने किसी प्रकार का जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके बाद 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 इन दो डेट्स के अंदर 1945 के अंदर अमेरिका ने 2 बम गिरे, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, 2 जापान के शहर दोनों के ऊपर बम गिरे और जिसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो ख़त्म होगी। और सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होते सारी इंग्लैंड के अंदर इलेक्शन करवाए गए और इस बार इलेक्शन के अंदर जो पार्टी जीती उस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी सत्ता में आ गई और सत्ता में आते ही उनका जो देश का पीएम बना वो था एटले। मिस्टर एटले इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बनते सार ही उन्होंने भारत की आज़ादी का ऐलान कर दिया था और उसके लिए उन्होंने भारत के अंदर कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन ये भारत के अंदर आए और इनके आने की जो डेट है वो है 24 मार्च 1946। तो मिस्टर एटले ने 9 फरवरी 1946 को ये डिसाइड किया था कि हम भारत के अंदर कैबिनेट मिशन भेजेंगे जो भारत की संविधान सभा का निर्माण करेंगे। अब इसके अंदर आपको मेनली एक पॉइंट मिलेगा कि इस जो कैबिनेट मिशन भारत में आया इसमें भी वही व्यक्ति था स्टैफोर्ड क्रिप्स, और जो क्रिप्स मिशन आया था उसके अंदर भी स्टैफोर्ड क्रिप्स ही था। लेकिन वो भेजा गया था जो क्रिप्स मिशन वो कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा भेजा गया था और जो कैबिनेट मिशन है ये इसके अंदर स्टैफोर्ड क्रिप्स को ही भेजा गया, लेकिन इस बार लेबर पार्टी के द्वारा भेजा गया। और इसके अलावा उसके जो और मेंबर थे 2 मेंबर, टोटल 3 मेंबर आए थे। एक तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, दूसरे पैट्रिक लॉरेंस और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर उस कमेटी के अंदर आए थे ताकि भारतीय लोगों के साथ किसी प्रकार का भी जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, झगड़ा है, उसको निपटाया जा सके। तो ये बात थी 16 मई 1946 की। 1946 के अंदर लगभग काफ़ी लंबा पार्टियों के साथ बात करने के बाद 16 मई 1946 के अंदर जो कैबिनेट मिशन भारत में आए थे उन्होंने असेंबली का प्रपोज़ल भारतीय लोगों के सामने रखा और इस असेंबली के अंदर उन्होंने बोला कि 10 लाख लोगों के पीछे आपको एक रिप्रेजेंटेटिव है जो सिलेक्ट करना होगा, जो उस इलाके के लोगों के जो राइट्स हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको प्रोविजंस चाहिए, तो वो रिप्रेजेंटेटिव 10 लाख लोगों के पीछे एक सिलेक्ट किया जाएगा। और इस तरीके से भारत के अंदर कैबिनेट मिशन ने एक असेंबली तैयार की जिसके अंदर टोटल 389 मेंबर सेलेक्ट किए गए जिनके लिए इलेक्शन होना था। अब ये 389 जो मेंबर्स हैं इनमें से 289 मेंबर तो उस समय जो अंग्रेज़ों के समय भारत में स्टेट्स थी 11 स्टेटों में से 292 मेंबर सेलेक्ट किए गए। 93 मेंबर सेलेक्ट किए गए प्रिंसेस स्टेट से। प्रिंसेस स्टेट्स का मतलब राजे महाराजों की जो रियासतें उस समय, जैसे पटियाला, इसके अलावा नाभा और इसके अलावा हमारे पास उस समय पटना की रियासत थी, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू की रियासत थी। ये राजे महाराजों की जो रियासतें थी इनमें से टोटल 93 मेंबर्स हैं जो वो सिलेक्ट किए गए। इसके अलावा 4 मेंबर है जो वो सिलेक्ट होने थे
चीफ़ कमिश्नर एरिया। चीफ़ कमिश्नर एरिया हमारे पास उस समय अंग्रेज़ों के टाइम में 4 थे। पहला है अजमेर, दूसरा है बलूचिस्तान, तीसरा है कुर्ग जो कि कर्नाटक के अंदर है, और चौथा था दिल्ली। ABCD इसका कोड आपको याद रखने के लिए, A का मतलब अजमेर और मेवाड़ का इलाका, B का मतलब बलूचिस्तान, C का मतलब कुर्ग और D का मतलब दिल्ली। तो इन तीनों को अगर आप ऐड करके देखोगे 4 + 93 + 292, ये टोटल मेंबर आपके बनेंगे 389। तो ये सारे मेंबर सेलेक्ट होने थे जिनके लिए इलेक्शन होना था। अब जो 292 मेंबर है इनको आगे 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो इनमें से 4 मेंबर थे सिख जिनके लिए इलेक्शन होना था, 78 मेंबर थे मुस्लिम, और 210 मेंबर थे वो जनरल थे। जनरल का मतलब सिख और मुसलमान, इन दोनों को छोड़कर जो बाकी सारे बच गए उनको हम बोलते हैं जनरल मेंबर। तो कुल मिला के इन तीनों का जो ऐड है वो 292 बनेगा, और इसके अलावा ये तीनों को हम ऐड करेंगे 292, और इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल बनेगा 389 मेंबर्स। अब ये सारे मेंबर्स ऐसे मेंबर सेलेक्ट होने थे जो भारत के देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको प्रिपेयर करेंगे, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा भारत का जो संविधान है उसको तैयार किया जाएगा। अब जो 11 स्टेट्स थी उन 11 स्टेट्स को टोटल 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। ग्रुप A के अंदर टोटल 6 स्टेट, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस जिसको आजकल हम मध्य प्रदेश का इलाका बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस जिसको हम यूपी का इलाका बोलते हैं, और एक था उड़ीसा। ये 6 ग्रुप 1 में रखे गए, और पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया और सिंध का इलाका है इसको ग्रुप B में रखा गया। सिंध है जो आजकल पाकिस्तान में है। और ग्रुप जो C है उसके अंदर हमने बंगाल और असम, टोटल 11 स्टेट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ग्रुप A, B एंड C। अब इनमें खास बात सिर्फ आपको डाटा ऑब्ज़र्व क्या करना है। डाटा ऑब्ज़र्वेशन में आप सबसे पहले ये देखोगे कि जो सिख मेंबर है वो सिर्फ 4 ही लिए गए, और वो 4 के 4 मेंबर आपके पंजाब से थे, और कहीं से भी सिख कम्युनिटी के मेंबर्स हैं जो वो इलेक्ट नहीं करने थे, क्योंकि मोस्टली जो पॉपुलेशन सिखों की थी वो पंजाब में थी, और कोई ऐसा एरिया नहीं था जिसमें ज़्यादा आबादी सिखों की हो। तो इसलिए सिर्फ पंजाब में से ही 4 मेंबर हैं जो सिखों के इलेक्ट किए गए थे। अगर बात करें मुसलमानों की, तो मुसलमान सबसे ज़्यादा आप देखोगे एक बंगाल से और एक पंजाब से, इन 2 इलाकों से ही ज़्यादा मुसलमानों की गिनती ली गई थी। और इसीलिए जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, डिवीज़न हुई, तो उस समय भारत के अंदर बंगाल और पंजाब की तरफ से ही डिवीज़न की गई थी, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। जो बंगाल की तरफ से डिवीज़न हुई थी उसको हम ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं, और जो पंजाब की तरफ से हुई थी वो वेस्ट पाकिस्तान है। अब जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको हमने 1971 की वॉर के अंदर जिता दिया था, और वहाँ पे नई कंट्री बन गई थी बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान को ही हम आजकल बांग्लादेश बोलते हैं। तो यहाँ से 2 जो एरिए थे पंजाब और बंगाल, यहाँ से मुसलमानों की गिनती सबसे ज़्यादा थी, और जनरल में से हर जगह पे उनकी काउंटिंग ज़्यादा दिख रही है। सिर्फ एक पंजाब में उनकी काउंटिंग कम है, एक सिंध के अंदर कम है, यहाँ पे उनकी गिनती काफ़ी कम है। बाकी जगह पे सारी जगह पे मेजॉरिटी में देखा जाए तो ये जनरल वाले हैं। तो जनरल में से 210, मुसलमान 78, सिख 4 और टोटल 292 मेंबर्स हैं जो वो इस ग्रुप में सेलेक्ट किए गए 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद जुलाई 1946 के अंदर इलेक्शन करवाए गए असेंबली के लिए, और इस असेंबली का रिज़ल्ट जो आया वो काफ़ी आश्चर्यजनक था। 210 में से 199 मेंबर कांग्रेस पार्टी के जीते, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के। जो 78 मेंबर मुस्लिम के थे उनमें से 73 मेंबर वो जीते मुस्लिम लीग पार्टी के। तो देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ मेनली जो लड़ाई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर थी, और ज़्यादा करके मेंबर है जो वो इन्हीं के जीते थे। सिखों के 4 मेंबर थे तो वो 4 के 4 मेंबर सिखों के जीत गए थे। तो ये उस इलेक्शन का मेनली रिज़ल्ट था। जो बाकी मेंबर थे वो आज़ाद उम्मीदवार या किसी अदर पार्टी के जो मेंबर थे वो जीते थे।
और इसके बाद मीटिंग स्टार्ट हुई। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो पहली मीटिंग स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई 9 दिसंबर 1946 के अंदर। सारे मेंबर इलेक्ट हो गए थे और इन मेंबर्स की पहली मीटिंग हमने स्टार्ट की 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन जैसे ही ये मीटिंग स्टार्ट हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुसलमान लीग पार्टी के मेनली हेड थे, तो इन्होंने इस मीटिंग का बाइकाट कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसको पहली ही मीटिंग के अंदर इस चीज़ का बाइकाट कर दे कि हम नेशनल असेंबली का पार्ट नहीं बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट नहीं बनेंगे, हमें अपनी एक अलग कंट्री चाहिए। और उस कंट्री का नाम उन्होंने रखा पाकिस्तान, कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, हम भारत के अंदर नहीं रहना चाहते। तो उसके बाद ये मीटिंग है जो वो वहीं पे एंड होगी। और मीटिंग के एंड होने के बाद पाकिस्तान बनने के बाद इसमें सिर्फ मेंबर रह गए 211, बाकी सारे बाइकाट कर गए थे। लगभग 389 में से 211 ही मेंबर बाकी बचे, बाकी सारे इसमें से बाइकाट कर गए। तो इसकी पहली मीटिंग हुई 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर के अंदर मीटिंग के अंदर जो इसके हेड चुने गए तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये टेम्परेरी तौर पे चुने गए थे, लेकिन 9 दिसंबर को। और उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो परमानेंटली इसके मेंबर है जो सेलेक्ट कर लिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 11 दिसंबर 1946 के अंदर। तो 11 दिसंबर को ही 1946 के अंदर, उससे 2 दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान के फॉर्मेशन से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, वो प्रपोजल्स वो उन्होंने असेंबली के अंदर पेश किए कि जो हम अपने देश का संविधान तैयार करने जा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा कि इंडिया विल बी सॉवरन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। तो सबसे पहले उन्होंने ये बात घोषित कर दी कि भारत है जो एक सॉवरन का मतलब होता है जब कोई भी कंट्री किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री होती है, मतलब उसके अंदर ना तो किसी बाहरले देश का कंट्रोल होगा, ना ही देश के अंदर का किसी खास व्यक्ति का सरकार के ऊपर कंट्रोल होगा। गवर्नमेंट अपने डिसीज़न लेने में इंडिपेंडेंट है। और उन्होंने भारत को रिपब्लिक घोषित किया। रिपब्लिक का मतलब होता है जब किसी कंट्री का हेड ऑफ कंट्री लोगों के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेलेक्ट किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। तो सबसे पहले बात तो उन्होंने ये बोली, और इसी से हमें संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो पता लगता है कि हमारे देश का संविधान बनाने के लिए कौन से जो उद्देश्य हैं वो आज भी भारतीय संविधान के ऊपर एक रिफ्लेक्ट का काम करते हैं। दूसरा उन्होंने लिखा कि भारत के जो एरिए ब्रिटिश के अंडर हैं और जो प्रिंसेस स्टेट्स हैं या कोई और भी पार्ट जो भारत का हिस्सा बनना चाहता है तो वो भारत का हिस्सा बन सकता है। तो इसके अंदर 3 पार्ट बताए गए, एक तो वो पार्ट जो अंग्रेज़ों के अंडर हैं, दूसरा राजे महाराजों का एरिया, और तीसरा अगर कोई और भी भारत के अंदर आना चाहता है तो वो भारत का पार्ट बन सकता है। तीसरा उन्होंने बोला संविधान सभा को कि ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट विल बी सिक्योर्ड, कि जो भारत के स्टेट्स हैं, जो प्रांत हैं जिनको हम आजकल स्टेट्स बोलते हैं, तो उनको सिक्योर किया जाएगा, उनकी ऑटोनॉमी का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि भारत स्टेटों को मिला के ही भारत बना, ना कि भारत से स्टेट बनती हैं। तो वो कहते हैं कि स्टेटों की ऑटोनॉमी जो स्वायत्ता है उसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। और उसके बाद भारत के अंदर बैकवर्ड और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या दूसरी जो जनजाति हैं जिनकी गिनती भारत में बहुत कम है, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए जब भी हम संविधान बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यूनिटी अमंग द पीपल एंड स्टेट विल बी क्रिएटेड या शुड बी क्रिएटेड। भारत के अंदर जितनी भी स्टेट हैं या जितने भी लोग हैं उनकी यूनिटी का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। फिर लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है वो मिलना चाहिए। और ये सारे प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को नेहरू के जो प्रपोजल्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। और इसके बाद मीटिंग्स हैं जो वो स्टार्ट होगी। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है संविधान सभा की पहली मीटिंग की डेट 9 दिसंबर 1946। ये सारे प्रपोजल्स थे जो नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 9 दिसंबर 1946 को बोले थे। और इसके बाद 3 जून 1947 को 1947 को काफ़ी चेंजेस आ चुके थे और लॉर्ड माउंटबेटन ने प्लान बनाया था कि भारत की डिवीज़न कैसे होगी। तो वो एक बंगाल की तरफ से की गई और एक पंजाब की तरफ से की गई, और बहुत सारी जो प्रिंसेस स्टेट्स थी, तो लगभग उस समय भारत के अंदर 565 के आसपास देसी रियासतां थी, और देसी रियासतों के बहुत सारे राजे थे जो वो भारत के अंदर एमरजेंस हो गए थे, भारत का वो पार्ट बन गए थे।
और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान को भारत ने स्वीकार कर लिया, उनकी डिवीज़न को। और उसके बाद बहुत सारी जो स्टेट्स थी वो भारत का पार्ट बन गई, प्रिंस स्टेट्स भी भारत का पार्ट बन गई। और आखिरकार जो लास्ट में असेंबली बनी 1947 में, उसके टोटल मेंबर रह गए 299। बहुत सारी मुस्लिम लीग की पार्टी के मेंबर थे, वो भी भारत का बाद में पार्ट बन गए थे भारत के विभाजन होने के बाद। तो इसका एक रफली डाटा है हमारे पास। पहले 296 थे, क्योंकि 292 तो स्टेटों से और 4 चीफ कमिश्नर, अब ये मेंबर रह गए 229, बाकी पाकिस्तान में चले गए। प्रिंस स्टेट के पहले 93 थे, अब कितने रह गए 70। ये डिवीज़न से पहले है और ये डिवीज़न से बाद का डाटा है। तो 299 मेंबर टोटल हमारे पास बचे, जिन्होंने हमारे देश का संविधान है वो तैयार किया। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते। सबसे पहली इम्पोर्टेंट डेट है 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। इसके अंदर हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, इसको हमने अडॉप्ट कर लिया था। 24 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, उसको हमने अडॉप्ट किया 1950 के अंदर। 24 जनवरी को ही हमने हमारा जो राष्ट्रीय गीत है जो कि वंदे मातरम, इसको अडॉप्ट कर लिया था। JB कृपलानी ने इसको सबसे पहली बार गाया था। 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति है जो वो घोषित कर दिया गया था। अब भारत के संविधान को बनाने में जो समय लगा, ये पेपर के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका टाइम पीरियड था 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको बनाने में टोटल लगे थे। और लगभग हमारे देश का संविधान बनाने के लिए जो असेंबली है, उन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ा था। लगभग 60 कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद हमने अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिपेयर किया। और इसके ऊपर 64 लाख, लगभग 64 लाख रुपए खर्चा आया था उन दिनों में। आज तो 64 लाख कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करते आज के समय की स्थिति में, लेकिन अगर देखा जाए तो 1947 के अंदर जो 64 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट थी जो संविधान सभा ने खर्च की थी। और अब कुछ कमेटियों की बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मेन कमेटियाँ थी। यूनियन पावर कमेटी के जो हेड थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रधान भी जवाहरलाल नेहरू थे। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्टेटों का संविधान बनना था मेनली स्टेटों के फेवर में ऑटोनॉमी का, उसकी जिम्मेवारी सरदार पटेल की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी जिन्होंने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करना था, उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। फंडामेंटल कमेटी की जो ड्यूटी थी वो JB कृपलानी की थी। और माइनॉरिटी और जो ट्राइब्स हैं, कबीले हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी HC मुखर्जी की लगाई गई थी। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कमेटियों में से एक कमेटी मानी जाती है। इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ 29 अगस्त 1947 को और इसके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इसके अंदर टोटल मेंबर 7 थे। अब ये 7 मेंबर पेपर में काफ़ी और पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं था। तो सबसे पहले मेन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि इसके मुखिया थे। नंबर 2 पर थे N गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरे थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो गोपाला कृष्ण आप दोनों याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण ऐसे याद रह जाएगा। उसके बाद डॉक्टर KM मुंशी, फिर N माधव राव जो कि BL मित्तर की जगह पर बने थे, क्योंकि जो BL मित्तर थे उनकी उस समय हालत कंडीशन थी, जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं थी, इसीलिए उनकी जगह पे बाद में माधव राव जी को सिलेक्ट किया गया इस कमेटी के अंदर। फिर TT कृष्णमचारी, इनकी जो सिलेक्शन हुई थी वो DP खैतान की जगह पे हुई थी, क्योंकि DP खैतान पहले मेंबर थे लेकिन 1948 में उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए उनकी जगह पे कृष्णमचारी को मेंबर बनाया गया। तो ये 7 मेंबर हैं जिन्होंने ड्राफ्टिंग की है भारत के संविधान की। और इस ड्राफ्टिंग की पहली रिपोर्ट है जो फरवरी 1948 में और दूसरी रिपोर्ट है जो अक्टूबर 1948 में तैयार की गई थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे कानून ऐसे थे जो ड्राफ्टिंग का काम मेनली ख़त्म हुआ 4 नवंबर 1948 को, लेकिन इसकी मीटिंग्स चलती रही, बहस होती रही, लगभग 1 साल बहस हुई इसके ऊपर और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हो गया। और इसके कुछ आर्टिकल्स थे जो उसी दिन ही अप्लाई हो गए थे जिस दिन ये बन गया था, लेकिन अप्लाई लेटर किया गया 26 जनवरी 1950 को। आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9,
360, 324, 366, 367, ये सारे आर्टिकल जिस दिन बना था लगभग 15 के आसपास आर्टिकल थे, ये 26 नवंबर को ही अप्लाई कर दिए गए थे और जो बाकी संविधान था वो हमने 26 नवंबर 1950 को लागू किया था। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर संविधान सभा की आलोचना भी होती है कि संविधान सभा जो बनाई गई है उसके कुछ आलोचकों ने ये बात कही है कि सबसे पहली बात तो कि ये अडल्ट सफ़ेज के ऊपर नहीं था, यानी कि वयस्क मताधिकार के ऊपर इसको नहीं सिलेक्ट किया गया। दूसरा, इसके अंदर सॉवरेनिटी नहीं थी क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो प्लान तैयार किया गया था वो अंग्रेज़ों के द्वारा तैयार किया गया था, तो इसका मतलब इस असेंबली के ऊपर डायरेक्टली बाहरले लोगों का प्रभाव है। और तीसरी आलोचना इस बात पे होती है कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय ख़राब किया, लगभग 3 साल, जबकि अमेरिका जैसे देश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 4 महीने में तैयार कर लिया था। चौथा इसके ऊपर है कि इसके अंदर ज़्यादा मेंबर कांग्रेस पार्टी के होने के कारण ये भी होता है कि इसके अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी मनमर्जी से संविधान बना रही थी और जितने भी ये मेंबर थे उनमें ज़्यादा करके वकील और जो पॉलिटिशियन थे वो इंक्लूड थे। आम जनता की इसके अंदर ज़्यादा शमूलियत नहीं थी, इस कारण भी इसकी आलोचना होती है। और सबसे बड़ी आलोचना इस बात पे होती है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो हिंदुओं का ज़्यादा उसके अंदर दबदबा है, हिंदू लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया गया। जैसे एग्ज़ाम्पल दें तो सिखों की जो काउंटिंग थी वो सिर्फ 4 ही थी, तो इस कारण हमारे संविधान सभा की आलोचना की जाती है। अब कुछ फैक्ट्स और हैं। तो भारत के संविधान के बारे में पहली फैक्ट तो है कि जहाँ भी स्टैंप लगाई जाती थी वो स्टैंप थी वो एलिफेंट की बनी हुई थी, मतलब एलिफेंट है उसके ऊपर छपा हुआ था जो एज ए स्टैंप यूज़ किया गया। BN राव जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल एडवाइज़र थे, कानूनी सलाहकार थे। HBR अयंगर हैं जो सेक्रेटरी थे। LN मुखर्जी है जो वो चीफ ड्राफ्टमैन थे जिन्होंने मेनली इसको ड्राफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, और प्रेम बिहारी नारायण ने इसको अपने हाथ से लिखा है, कैलीग्राफर थे जो वो प्रेम बिहारी नारायण थे। तो यहाँ पे मैं आपका आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है इसको प्रिपेयर करने का जो काम तैयार करने का था असेंबली का, ये टॉपिक आज मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद मैं जल्दी ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सेकंड वीडियो जो आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहें चैनल से। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करें ताकि वो भी एक अच्छी प्रेपरेशन है जो वो कर सकें।